हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल करने का प्रयास किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उपाधियों कांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, उपाधियों कांत का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 18 में। अब चलिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ये हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उनके पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट को, यानी जितने क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं हम लोग वहीं पे पूरी तरह से कवर करेंगे। चलिए देखिएगा, आप लोग सारे फैक्ट सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला फैक्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। एक एक फैक्ट से दोस्तों फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, आप लोग उठा के देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है, और अब इसे फंडामेंटल राइट से हटाकर एक कानूनी अधिकार के रूप में बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो वर्तमान में अब टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटा गया, तो दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन यूएसए के संविधान से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब चलिए उन 6 मूल अधिकारों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आता है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में आता है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। उसके बाद में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। 31 खाली है, क्यों खाली है, क्योंकि प्रारंभ में संपत्ति का अधिकार इसी में था, जिसे यहाँ से हटाकर एक विधिक अधिकार के रूप में दे दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। और हमारा छठा मूल अधिकार है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है। अब चलिए आर्टिकल से संबंधित है। अब यहाँ पे और किस किस ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम लोग कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला पॉइंट है, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 में है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ 2 ट्रेंड से पूछाता है। कभी कभी आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिया आता है और आपके दोस्तों ऑप्शन यानी विकल्प में आर्टिकल देके क्वेश्चन पूछा आता है, और कभी कभी आपके क्वेश्चन में आर्टिकल दिया आता है और ऑप्शन में कॉन्सेप्ट दिया आता है। तो दोनों तरफ से यहाँ से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला था, विधि के समझ समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 14 में है। अब पहले आर्टिकल आ रहा है। अनुच्छेद 15 का संबंध किससे, से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो इसका संबंध है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान का प्रतिषेध। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है, तो लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, या फिर आप कह सकते हैं कि सरकारी पद प्राप्ति के समान अवसर। अगला है अनुच्छेद 17, हाईलाइटेड है दोस्तों, आप लोग जानते हैं अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे, तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। 2 आर्टिकल यहाँ से और बचे हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला दोस्तों अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। और आर्टिकल 21 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इससे मूल अधिकार बनाया गया। क्या है इसमें, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया। एक कॉन्सेप्ट देके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो 21 का है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपके जो पाठ्यक्रम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने, उन सभी पाठ्यक्रम को आप लोग पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें। हो सके तो उनको नोट डाउन कर लें, फिर आप प्रिपरेशन करें। और आप किसी भी वीडियोस को ओपन करते हैं
उनको 1 मिनट देख के 2 मिनट देख के आप लोग स्किप कर देते हैं, जुड़ते नहीं, तो इसी प्रिपरेशन का कोई अर्थ नहीं निकलता है। आप उसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं जिसमें अधिकांश लोग रहते हैं। तो पूरे पाठ्यक्रम को आप लोग फॉलो करें और उनसे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी आपके ट्रेंड में रहने वाले हैं, आप प्रीवियस ईयर्स को भी देख सकते हैं। आप लोग पूरी तरह से दोस्तों सतर्कता से के साथ तैयारी करने का प्रयास करें। चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है। पुनः हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के बारे में ही बात कर लेते हैं, जहाँ पे इसका हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। फरवरी में इसका एग्जाम स्टार्ट होगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं। इसमें जो हमारे द्वारा पूरा पाठ्यक्रम क्लियर किया जा रहा है, उसमें आपका जीके, जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता को क्वेश्चंस, आपका यूपी स्पेशल आ जाएगा, वह सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं या इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगला पीडीएफ दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का है, जिसमें आपका पाठ्यक्रम है जीके, जीएस, उसके बाद उसमें आपका जनरल साइंस आ जाएगा, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 50 रुपीज़ इसकी रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023। फरवरी में इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस इसकी केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं और इस पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अब 2 बात ध्यान दीजिएगा, बिहार एसएससी और एसएससी जीडी का कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसका कारण है मैं बता चुका हूँ। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है। बिहार एसएससी में आपके हिंदी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में आपका बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल भी आ रहा है, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में बिहार एसएससी में दोस्तों जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए कंबाइन नहीं किया जा सकता। बाकी अगर आप लोग मैथ व रीजनिंग के वीडियोज़ देख के ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो कम से कम समय में बिना भटके इधर उधर आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023 का लगा हुआ है, जो कि फरवरी में इसका भी एग्जाम करवाया जाएगा। पीटी का है दोस्तों, इसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। 140 क्वेश्चन आपका सामान्य हिंदी, 60 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों जनगणना से आ रहा है। ये भी आप लोगों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। 2 वीडियोज़ के जरिए हम लोग जनगणना के पूरे दोस्तों टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और पीडीएफ में पूरी तरह से इसको कंप्लीट कर दिया गया है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा सबसे पहले देखेंगे 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। करेक्ट आंसर होगा हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन था। अब चलिए एक साथ कंप्लीट करते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ये भी ध्यान रखेंगे, ऐतिहासिक बातें हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। पूरा फैक्ट आप लोगों को मिल चुका है। सब कुछ हमारे द्वारा आप लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों। जरूरत है आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता से प्रिपरेशन करने की, और बेटर होगा अगर आप लोग दोस्तों इनके पीडीएफ लेते हैं और अगर उनका प्रिंट आउट निकलवाते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, पुनः रिवीजन करते हैं, तो कम से कम समय में एक अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है। अगला है, जनगणना संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब यहाँ पॉइंट क्या था, जनगणना संघ सूची का विषय, इसका अर्थ हुआ इस पर भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा, यानी उसी के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा। ये उसी के विषय का दोस्तों है। उसके बाद में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुलिस व्यवस्था। ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा सकता है ये क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। ये किस सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी बार बार पूछा था, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। अब आर्टिकल देख लीजिए कि जनगणना किस आर्टिकल में आता है, तो जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो कि हमारा क्वेश्चन था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक
जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्तों, तो थाने है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं उनको सबसे ज़्यादा सबसे कम एक साथ सेट किया जाता है, ताकि कम से कम सहजता से आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस याद कर सकें। अगला पॉइंट क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का साक्षरता दर कितना है, तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% है, महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो 65.46% है। ध्यान रखेंगे आप लोग, डाटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर कीजिएगा। और मैं बोल चुका हूँ कि अगर बेटर होगा आप लोग PDF लेते हैं, प्रिंट आउट करवाते हैं, अंडरलाइन लगा के स्टडी करते हैं, तो गंभीरता से आप लोगों की तैयारी हो जाती है बिना भटके इधर उधर। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य तो केरल है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य कौन सा है, तो बिहार है। कौन सा है, बिहार है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिए गए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा है। दोनों क्वेश्चन ये भी एक साथ सेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम है, और लास्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे आप लोग। ये थे जनगणना से क्वेश्चन। अभी इसमें और भी फैक्ट हैं जो नेक्स्ट PDF में आएंगे दोस्तों, और वहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा हिंदी से आ रहा है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया दोस्तों, देखते हैं हम लोग। कपोत का सही तद्भव शब्द होगा तो कबूतर होगा, यानी क्वेश्चन तत्सम और तद्भव से उठाया गया है। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप लोग हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें, वर्तनी पर खास फोकस रखें। एग्जाम में समय के प्रेशर यानी समय के दबाव के कारण क्वेश्चंस दोस्तों बराबर नहीं देखते, ऑप्शन भी चेक नहीं करते और अपना आंसर कर देते हैं। वर्तनी के कारण हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादा मिस्टेक से गलतियाँ होती एग्जाम में, ध्यान रखिए। तो चारों ऑप्शन चेक करें, उसका जो सबसे नज़दीकी जो सबसे कंठस्थ विकल्प हो, यानी पूरी तरह कंठस्थ हो, आप लोग समझ लें, वर्तनी को चेक कर लें, फिर अपना आंसर करें। चलिए अब हम लोग दोस्तों तत्सम तद्भव के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ तत्सम है, फिर तद्भव है, फिर तत्सम है, फिर तद्भव है। सबसे पहले क्या है, अगम्य है जिसका तद्भव अगम होगा। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दें, अब ये पलट के पूछा जाए कि अगम का तत्सम क्या होगा, तो अगम्य होगा। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं हम लोग एक साथ। अमृत का तद्भव अमी होगा। नेक्स्ट है, अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा। आम्र का तद्भव आम होगा। कुपुत्र का तद्भव क्या होगा दोस्तों, कपूत होगा। उत्साह का तद्भव क्या होगा, उछा होगा। क्या होगा, उछा होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। अग्नि, अग्नि का तद्भव क्या होगा, आग होगा। अब आग का तत्सम पूछा जाए तो अग्नि होगा, और वर्तनी भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, नृत्य का तद्भव नाच होगा। निद्रा का तद्भव नींद होगा। मृत्यु का तद्भव मौत होगा। कोकिल का तद्भव कोयल होगा। कृषक का तद्भव किसान होगा। घोटक का तद्भव घोड़ा होगा। कपाट का तद्भव किवाड़ होगा। कर्पूर का तद्भव कपूर होगा। कदली का तद्भव केला होगा। कर्ण का तद्भव कान होगा। उत्थान का तद्भव उठान होगा। अब उठान का तत्सम पूछा जाए तो उत्थान होगा। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बताने की। अगला क्या है, दंत का तद्भव दांत होगा। दुग्ध का तद्भव दूध होगा। कोकिल का तद्भव कोयल होगा। गृह का तद्भव घर होगा। कृषक का तद्भव किसान होगा। ताम्र का तद्भव तांबा होगा। रात्रि का तद्भव रात होगा। मस्तक का तद्भव माथा होगा। भगनी का तद्भव बहन होगा। अन्न का तद्भव अनाज होगा। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, दधि का तद्भव दही होगा, और क्षेत्र का तद्भव खेत होगा। घाटिका का तद्भव घड़ी होगा। रक्षा सूत्र का तद्भव राखी होगा। मच्छिका का तद्भव मक्खी होगा। दीप का तद्भव दिया होगा, और धूल का तद्भव धूल होगा। कर्म का तद्भव काम होगा। गृह का तद्भव घर होगा, और पृष्ठ का तद्भव पीठ होगा। ये थे दोस्तों तत्सम और तद्भव के क्वेश्चंस, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। अभी भी और भी इंपॉर्टेंट शब्द हैं दोस्तों, जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों, तत्सम और तद्भव से दोस्तों करंट अफेयर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, करंट अफेयर से आ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उनके आंसर देंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्री 2023 किसने जीती, करेक्ट आंसर का मैक्स वेरस्टेपेन ने। अब ये था दोस्तों क्वेश्चन और आंसर। अब चलिए करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले टेबल पे ध्यान दीजिएगा, जो आप लोगों के सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पहला पॉइंट है, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता,
तो मार्को बेजेंची ने। अगला है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता, तो कार्लोस साइंज ने जीता। ये दोनों एक साथ ध्यान दीजिएगा। अब चलिए चारे एक तरफ हैं दोस्तों, जो कि एक ही व्यक्ति के नाम है। ट्रिक लगाएं, रट्टा मारें, जैसे भी करें, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग मिस नहीं कर सकते। क्या है, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, डच ग्रैंड प्रिक्स 2023, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023, चारों के चारों मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अभी करंट अफेयर्स ही हमारा चल रहा है। हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, तो माधुरी पटेल को। किन्हें पहनाया गया, माधुरी पटेल को। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा, तो 126वां स्थान। कौन सा, 126वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 161वां स्थान। कौन सा, 161वां स्थान। नेक्स्ट है, हाल ही में 42वां एशियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ, तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो जॉर्जी गोस्पो दिनों को किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था, अगस्त 2023 में। और अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो रूस में किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की, तो भारत ने की है। और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे करंट से, पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या है, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, तो गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। किससे मिला है, गंगूबाई काठियावाड़ी को। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम आप लोगों को बता देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया, करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसमें इजी टू मॉडरेट वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकानमी, विविध के चैप्टर, आपका जनरल साइंस, सारे को दोस्तों सम्मिलित किया गया। आपके हर वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ट्रेंड इजी टू मॉडरेट है, इजी ज़्यादा है। अब आप लोग दोस्तों जो प्रिपरेशन अच्छी ढंग से क्लियर कर रहे हैं, वो यहाँ इसको प्रैक्टिस सेट मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। अगर रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हाईलाइटेड हैं, पूछे ही जाएंगे। अब चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो वो पंजाब का है। कहाँ का है, पंजाब का है। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, क्या दोस्तों, लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है, तो बिहार में। कहाँ पे, बिहार में। अगला पॉइंट है, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता है। क्या है, जय संहिता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, ला फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो आर्किमिडीज के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा, आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है, तो 159 लीटर के बराबर होता है। कितना, 159 लीटर के बराबर होता है। अगला पॉइंट है, बेंजीन की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1909 में। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो सीएसओ के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। हर चरित्र के लेखक कौन थे, तो बाणभट्ट थे। ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टैटिक जीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेंड में है। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था, 1983 में। नेक्स्ट, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। नेक्स्ट, नीति आयोग का गठन कब किया गया था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, विशाख दत्त हैं। अगला, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी पर। किस नदी पर, कावेरी नदी पर। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। किससे, फुटबॉल से संबंधित है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक से है, वादक एवं उनके वाद्य यंत्र। 2 मिनट में पूरे टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगर यही ऑप्शन बनाए दोस्तों, विकल्प डाल डाल के क्वेश्चन बनाए, तो 500 क्वेश्चन एक ही सेट के हमारे बन जाते हैं। लेकिन इससे टाइम टेकिंग होता है, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, कौन तबला में, कौन बांसुरी में, कौन कहाँ से, कौन फैक्ट कहाँ से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम समय में बिना कन्फ्यूजन, यानी बिना कन्फ्यूज हुए अच्छे ढंग से आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकें। इसीलिए इस तरह से दोस्तों मेहनत का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। अब चलिए एक साथ सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया है, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये सितार वादक है। ये क्वेश्चन और आंसर था। अब ये एक साथ सॉल्व करेंगे, ये आपके इतने में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका चैप्टर। ध्यान देंगे, एक तरफ वादक है, दूसरी तरफ वाद्य यंत्र के नाम है। सबसे पहले पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी और बिलायन खां, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको इसमें दोस्तों डाला गया है।
तीनों के तीनों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तीनों सितार वादक है। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्लाह रखा मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुदई महाराज ये तीनों के तीनों तबला वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया हाईलाइटर है, पन्नालाल घोष और रोनू मजूमदार तीनों ये बांसुरी वादक हैं। थोड़ा सा ट्रिक यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। अगला है अमजद अली खां, अलाउद्दीन खां और अली अकबर खां तीनों के तीनों सरोद वादक हैं। नेक्स्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, एक ही नाम ध्यान रखिए, शहनाई वादक। और शिव कुमार शर्मा, एक ही नाम ध्यान रखिए, संतूर वादक। क्या? संतूर वादक। तो ये भी चैप्टर आप लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। ये भी आप लोगों का ट्रेंडिंग टॉपिक रहेगा। क्वेश्चन क्या रखा गया है? प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? करेक्ट आंसर होगा हेराल्ड डोमल मॉडल पर। ये क्वेश्चन और आंसर था। अब यहाँ 6 पंचवर्षीय योजना को हम लोग एक साथ कवर करेंगे और एक वीडियो में फिर 6 पंचवर्षीय योजना को कवर करेंगे। तो 12 पंचवर्षीय योजना जो चलाई गई थी पूरी हमारी दोस्तों कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का स्थापना यानी नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना से। पहला पॉइंट है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। जहां से पूछा गया जो फैक्ट उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा फैक्ट आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हम लोग मिस भी नहीं कर सकते। अब मुख्य उद्देश्य देख लीजिएगा, कृषि विकास था, मॉडल ऊपर ही दिया गया है हेराल्ड डोमर मॉडल। और नोट देखिएगा, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास परियोजना शुरू की गई थी। ये भी बार बार पूछा गया कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नांगल परियोजना या दामोदर नदी घाटी परियोजना या ब्यास परियोजना संचालित हुई थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। आगे चलेंगे द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे। ध्यान देंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक थी। मॉडल पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास। अब नोट देखेंगे, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात कारखाने क्रमशः जर्मनी, रूस और ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। क्रमशः लिख दिया गया, यानी कि जो राउरकेला स्टील प्लांट था वो जर्मनी के सहयोग से, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाए गए थे। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति शुरू की गई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो भी तीसरी पंचवर्षीय योजना ही है। और क्यों असफल माना जाता है ये नोट में लिख दिया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के मुख्य कारण भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था। प्रिपेयर रहेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत पाक युद्ध 1965 तथा भूतपूर्व सूखा 1966। इसी के कारण दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना बिल्कुल असफल रही थी। आगे चलेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान देंगे। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट चौथी पंचवर्षीय योजना। और किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में। दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से आ रहा है। क्या पॉइंट है हमारा? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल किस योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है। सारे फैक्ट सिलेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 वर्ष ही चली थी? वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है। जो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना से किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की स्थापना की गई? तो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना ही है। अब चलिए छठी पंचवर्षीय योजना देखते हैं। जाइएगा मत दोस्तों, बहुत फैक्ट रखे हैं छठी पंचवर्षीय योजना एक ही कॉन्सेप्ट में, ध्यान दीजिएगा। किस पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी? वो छठी पंचवर्षीय योजना ही है। अब क्वेश्चन ये पलट दिया है, किस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय शिव रमन समिति है, छठी पंचवर्षीय योजना है। और नाबार्ड का फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अब क्वेश्चन एक साथ इस कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ लेते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना ही है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।